स्वागत है बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि अब जल्द ही 24 मार्च से आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और कहीं ना कहीं सारे बच्चे थोड़े से डर गए हैं क्योंकि इतनी जल्दी आशा नहीं किए थे कि बोर्ड का एग्जाम होगा। मात्र 15 दिन पहले ही बताया गया कि 24 मार्च से आप लोगों का पेपर होने वाला है और जो टाइम का शेड्यूल है वो भी कम समय में अधिक से अधिक पेपर कराने का मतलब किया गया है। तो उससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम आपके साथ में हैं और हम लोग क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। इन 10 दिनों में हम इतनी मेहनत कर लेंगे कि जो हम भूल गए हैं उसको भी याद करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज में, फिजिक्स की सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण नियम देखेंगे। एक वीडियो महत्वपूर्ण नियम देखेंगे, महत्वपूर्ण बीमा राशि मात्रक देखेंगे, महत्वपूर्ण डिफिनेशन देखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, महत्वपूर्ण निगमन देखेंगे, महत्वपूर्ण फार्मूला देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो 10 दिन है इसको आप अपने दिलो जान से लगा दीजिएगा, समर्पित कर दीजिएगा क्योंकि यही 10-12 दिन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही मूल्यवान होने वाले हैं। इन 10 दिनों में आप पढ़ाई के अलावा कोई भी काम काज मत करिएगा क्योंकि अब से जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसका तो भैया कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं, आज शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरे भौतिक विज्ञान का नियम। क्लास 12 में जो भी महत्वपूर्ण नियम है जो कि बोर्ड में छप सकते हैं, उन्हीं नियमों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की एक खतरनाक वीडियो। ठीक है ना? तो पहला नियम है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा पूछा गया है यूपी बोर्ड में। तो उस नियम का नाम है कूलाम का नियम। तो प्यारे बच्चों, पहला जो नियम है, हम लोग जितने भी नियम है उसको देखने का प्रयास करेंगे, वो भी नियम देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला नियम जो है, हैशटैग 1 लगा देते हैं हम लोग। जो पहला नियम है इसको हम कहने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। हो सकता है इस क्वेश्चन आ जाए कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं, कूलाम का नियम किसे कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है और इस वीडियो हम लोग सिर्फ नियम को ही पढ़ने वाले हैं। तो बाबू ध्यान से शुरू से अंत तक पढ़े रहिएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, समझ रहे ना? और नियम से हर बार पेपर में एक क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इस वीडियो के देख के जाओगे तो पक्का आपका कोई ना कोई प्रश्न तो बच जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो कूलाम का नियम किसे कहते हैं? किसका नियम भैया? कूलाम का नियम किसे कहते हैं? अब चलो इस बात को शुरू करते हैं। देखो, कूलाम का जो नियम है, पहली बात तो कूलाम का नियम किस लिए लगाते हैं? तो कूलाम का नियम बच्चों, जब दो ठोरी आवेश होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश, या दोनों प्लस प्लस का या दोनों माइनस माइनस का, जब दो ठोरी आवेश होते हैं तो दोनों के बीच कौन सा बल लगता है? विद्युत बल लगता है। दोनों बीच कौन सा बल लगता है? विद्युत बल लगता है। और वह विद्युत बल कितने न्यूटन का लग रहा है वही बताता है कूलाम का नियम, वही बताता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम किसके लिए लगाया जाता है? विद्युत बल के परिमाण के लिए लगाया जाता है। पहली बात तो ये हो गई। अब देखो कूलाम का नियम होता क्या है। कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर मान लेते हैं दो ठोरी आवेश हैं, कै ठोरी? दो ठोरी आवेश हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर है। दो आवेश हैं Q1 और Q2 और जिनके बीच की दूरी है स्मॉल r। जिसके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है बच्चों। तो अगर ये दोनों आवेश हैं तो इन दोनों के बीच तो बल लगेगा, चाहे आकर्षण का लगे चाहे प्रतिकर्षण का लगे। लेकिन यहाँ पे भाई ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। लेकिन अगर सवाल में ये पूछ लिया जाए, मानव वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि अगर दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो कितना लग रहा है? तो कूलाम ने अपना नियम बताया। किसने बताया भैया? कूलाम ने अपना नियम बताया। कूलाम ने क्या बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, भैया ये दोनों आवेश ऐसे ही नागिन डांस नहीं कर रहे हैं, ये लोग रुके हैं, मौन धारण किए हैं, बिल्कुल कहीं नहीं हिले डुलेंगे, स्थिर हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता भैया, बल माने F। बाबू सोना नहीं है, रात रात भर जाग के पढ़ना है, ठीक ना? क्योंकि पेपर नजदीक है, एकदम नजदीक है। अब सो गए तो भैया सोते ही रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो लगने वाला जो बल होगा कूलाम के नियम के अनुसार, लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 इंटू Q2। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यह प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। फिर से मेरी बात सुनो, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब क्या करेंगे लल्ला, दोनों को मिलाने पर देखो यहाँ पे जो बल है वो Q1 इंटू Q2 है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और यहाँ पे जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों को मिलाने पर अब दोनों को जब मिला देंगे बाबू, तो दोनों को जब मिला देंगे, ई है अंश ई है हर, तो हो जाएगा यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बाबू फिजिक्स का नियम है, नियम ये है कि प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो बराबर लगाना पड़ेगा, और बराबर करोगे तो कांस्टेंट बताना पड़ेगा। अब वो कांस्टेंट वो वैज्ञानिक बताता है जो उस नियम को बनाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको अगर हम बराबर करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे आता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। प्यारे बच्चों फिर सुनो, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, मैंने क्या बताया कि प्रोपोर्शनल को बराबर बनाना है तो ठीक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। और बल का मात्रक लल्ला का होता है न्यूटन। एक काम करना बच्चों, जब भी कोई सवाल लगाओ, जब भी कोई डेरिवेशन करो, तो जिसका मान निकाले हो लास्ट में उसका आप मात्रक जरूर रखो। ऐसा नहीं करते हो तो फिजिक्स का आप अपमान कर रहे हो, और फिजिक्स का अपमान करोगे तो पेपर में नंबर तो नहीं उठने वाला है, समझ रहे हो ना। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहां पर ये जो चीज है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक इसका मान कांस्टेंट होता है, और ये होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 के, और इसका बाबू मात्रक देखा जाए ना, इधर ही आएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर होता है। क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। आप लोग तो पूरी फिजिक्स पढ़े लिए हो, कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि अरे सर जी कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, सर जी गलत पढ़ा रहे हैं। बाबू एप्सिलॉन 0 का मान होता है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक इसका उल्टा होता है। अगर यहाँ पे के पहले पूछे, बता देता हूं, एप्सिलॉन 0 इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलेंगे बाबू, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलेंगे बाबू, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलेंगे। और इसका मान जो होता है ना लल्ला 8.85 गुणे 10 की पावर -12। और बहुत ही कतई जहर प्रश्न पूछता है कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक कितना होता है। तो कुछ नहीं करना, इसी को पलट दो, 1/एप्सिलॉन 0 है ना, पलट दो तो कूलाम स्क्वायर जाएगा ऊपर, तो कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक ना बाबू। अब कौन बच रहा है, के फार कक्का मत समझना, के फार कक्का मत समझना। के का मतलब होता है परावैद्युतांक, के का मतलब होता है परावैद्युतांक होता है रे बाबू। क्या होता है, परावैद्युतांक। अब जो परावैद्युतांक होता है ना, इसमें एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि के का मान कहां से लेकर कहां तक होता है। तो मेरे प्यारे बाबू, जो के का मान होता है ना, 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है के का मान, और अनंत से क्या होता है, छोटा हो सकता है। फिर से सुनो, के का मतलब हो गया परावैद्युतांक, इसका मान 1 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, और अनंत से क्या होता है, छोटा हो सकता है। यानी आप एक बात समझ गए कि के का कभी भी मान माइनस में नहीं हो सकता है, जी 1 से कम नहीं हो सकता है। तो ऐसे सवाल भी बोर्ड पूछता है कि इनमें से कौन सा के का मान हो सकता है। तो जो 0 से छोटा रहेगा, जो माइनस में रहेगा, वो कभी नहीं हो सकता है। जिसका मान 1 या 1 से ज्यादा होगा उसी के लिए के का मान क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से सवाल आ सकता है। तो पूरा एक कूलाम का नियम खत्म।
बाबू फिर से देख कूलाम का नियम, एक बार देख ले द्वितीय यक्ष के मोड में, बहुत ही मजा आ जाएगा। कूलाम का नियम बताता है, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर ये दुईठे आवेश है Q1 और Q2, तो जो बल होगा Q1 इंटू Q2 हो गया, और जो दूरी होगी R स्क्वायर, तो यह प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर हो गया F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। फिर इसका क्या फंडा है? फंडा ई है कि प्रोपोर्शनल को हटाओगे ना जी तो बराबर और कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यह प्रोपोर्शनल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर मात्रक का हो गया न्यूटन। अब बाबू देख 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और के का मतलब कक्का नहीं, के का मतलब परावैद्युतांक, और इसका मान 1 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है और अनंत से छोटा हो सकता है। ठीक है ना? तो पहला नियम समझ में आया हो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू, अब पहला नियम कूलाम का नियम खत्म। अब दूसरा का नियम लिखेंगे गॉस का नियम। किसका नियम? गॉस का नियम। #2 किसका नियम? गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। ये देखो क्या कहती है। अब आप लोग इसको पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा विद्युत बल रेखाओं के बारे में। भैया इतना समझ गए होंगे कि अगर कोनो आवेश प्लस का है तो उससे विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं दूर जाती हैं, और माइनस का तो पास आती हैं। समझ रहे हैं ना? चित्र समझा दूं जी, देख लेते हैं। अगर कोनो आवेश प्लस का है तो रेखाएं क्या होती हैं? इससे दूर जाती हैं। रेखाएं क्या जाती हैं? दूर जाती हैं। और अगर माइनस का चार्ज है तो रेखाएं उसकी और आती हैं। क्या आती हैं? उसी की और आती हैं। अगर माइनस रेखाएं हैं तो उसी की और आती हैं। अगर प्लस आवेश है तो रेखाएं इससे दूर जाती है। कौन सी रेखाएं? विद्युत बल रेखाएं। और माइनस उसी की ओर आती है। यहां से द्वितीय क्वेश्चन बड़ा टॉप बनता है। पहला तो विद्युत बल रेखाएं कभी दूसरे को काटती हैं? विद्युत बल रेखाएं क्या कभी एक दूसरे को काटती हैं? भैया नहीं काटती हैं, भैया नहीं काटती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि ऐसा हुआ तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो दो दिशाओं का ज्ञान कराएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। समझ गए? तो दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। एक प्रश्न और जान जाओ, जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं किस कोण पे निकलती हैं? तो भैया अभिलंबवत निकलती हैं, अभिलंबवत प्रवेश करती हैं। प्लस से निकलती हैं कितने अंश पे? 90 अंश पे निकलती हैं और 90 अंश पे प्रवेश करती हैं। तो अभिलंबवत निकलती हैं और अभिलंबवत प्रवेश करती हैं। और एक चीज और जान जाओ, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं किसी चालक में से नहीं होके जाती, चालक से बाहर होके जाती हैं। इसलिए चालक के अंदर ई का मान सदैव 0 होता है। ठीक है ना? अब देखो एक बात यहां पे आती है, जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है भाई, कहीं कहीं विद्युत बल रेखाएं बहुत ज्यादा होती हैं, कहीं कहीं बहुत दूर दूर होती हैं। तो जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है, और जहां रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पे ई का मान कम होता है। अब वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि विद्युत बल रेखाओं को कौन गिनेगा, इसीलिए एक हेडिंग आती है विद्युत फलक। तो विद्युत बल रेखाओं के माप को ही विद्युत फलक कहा जाता है। विद्युत बल रेखाओं की माप को ही विद्युत फलक कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो नियम है गॉस की प्रमेय, ये विद्युत फलक पर आधारित है। ये सिर्फ ये बताने का प्रयास करती है कि अगर कोई आवेश है, वो चाहे प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, कोई भी आवेश है तो उसमें से कितनी रेखाएं निकलेंगी, अर्थात कितना फलक निकलेगा। ये नियम सिर्फ आपको यही बताता है। सिंपल सी बात क्या बताता है? गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फलक, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फलक उस पृष्ठ द्वारा घिरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मेरे प्यारे बाबू देख, समझ में नहीं आया होगा। ये कह रहा है गॉस की प्रमेय कहती क्या? ये कहती है या कहता है, जो भी कहो सब सही है। गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फलस्क, गुजरने वाला फलस्क अर्थात इस पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं, ये तो भाई है। फलस्क को ही आप क्या कह रहे हो, विद्युत बल रेखाएं कह रहे हैं। तो किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फलस्क, फलस्क मतलब फाई ई, फलस्क मतलब फाई ई, गुजरने वाला फलस्क इस पृष्ठ द्वारा घिरे गए कुल आवेश का, इस पृष्ठ द्वारा घिरे गए कुल आवेश का, मान लो इसमें बहुत आवेश है, एक आवेश है, दो आवेश है, तीन आवेश है, पृष्ठ द्वारा घिरे गए कुल आवेश का, कुल आवेश मान लेते हैं समेशन क्यू। क्या मतलब समेशन क्यू मतलब क्यू का पूरा योगफल, क्यू का पूरा योगफल। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फलस्क, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फलस्क घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है फाई ई बराबर समेशन क्यू इंटू 1/ε0। फाई ई का मतलब विद्युत फलस्क, क्यू माने टोटल आवेश, एक ठौरी, दो ठौरी, तीन ठौरी, जेठे सबको जोड़ दो, अकेले तो रहने दो, और 1/ε0 ये कहती है गॉस की प्रमेय। फिर से सुनो मेरी बात, गॉस की प्रमेय ये कहती है, गॉस का नियम ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फलस्क उस पृष्ठ द्वारा घिरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता। फिर एक बार सुन लो, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फलस्क उस पृष्ठ द्वारा घिरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया। इसमें से 2-3 बात आप याद रख लेना। अब फिर आता है घन वाला बड़ा बढ़िया सवाल। तो कहता है कि घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकुलाम आवेश स्थित है, तो एक सतह से निकलने वाला फलस्क बताओ। तो इसमें क्या करना बच्चों कि जब क्यूब वाला सवाल आ जाए, क्यूब वाला सवाल आ जाए, एक क्यूब ऐसे बनाया जाता है। क्यूब वह होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है बराबर, ठीक है ना। इस तरह बन गया क्यूब। तो इसके अगर केंद्र पे 10 माइक्रोकुलाम रख दिए तो भैया वो अगर प्लस का है तो चारों तरफ करेगा, भेजेगा विद्युत बल रेखाओं को। जैसे मान लो आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, मेरी वीडियो जिस कमरे में बैठ के देख रहे हो, कमरे में नहीं देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, लेकिन मानो तुम कमरे में बैठे हो, अब कमरे में से तुम्हारे में से आग निकल रही है। क्या निकल रही है? आग। अब आग सामने भी जा रही है, दाएं बाएं भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है, चारों तरफ जब जा रही है तो कई जगह से जा रही है भैया? 6 जगह से जाएगी। देख लो, जैसे मैं ही हूं, सामने 1, इधर 2, दीवार हो गई, फिर इस वाली 3, ए वाली 4, ऊपर वाली 5, नीचे वाली 6, 6 जगह से जा रही है भाई, आग निकल रही 6 जगह से। अब ये बताओ मुझे कि जब कुल पूछेगा, जब इस सवाल में कुल पूछेगा तो कुल के लिए, टोटल के लिए अगर फाई नेट पूछे, फाई नेट पूछे तो लगेगा Q/ε0, टोटल तो इतना निकलेगा। लेकिन अगर आपसे एक पृष्ठ के लिए पूछे ना, खाली केवल एक पृष्ठ के लिए बताओ, तो एक पृष्ठ के लिए ओनली वन, किसके लिए? एक के लिए, जिसे हम वन लिख देते, एक के लिए तो हो जाएगा Q/6ε0, क्योंकि 6 जगह से निकल रहा है ना भाई। किस जगह से निकल रहा है? 6 जगह से। यहाँ पे आवेश रखे हो, 6 जगह से रेखाएं निकल रही हैं, तो 6 से हो जाएगी भाग, ठीक है ना। तो गॉस की प्रमेय समझ में आ गई ना। और अब फिर इसका लेटेस्ट सवाल बड़े ट्रेंडिंग में चलता है। ट्रेंडिंग में ये चल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल से कितना फ्लक्स निकलेगा। अब 1 ठौरी हो, चाहे 20 ठौरी हो, चाहे n ठौरी हो, ये सवाल बोर्ड में पूछा भी गया है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है बाबू, देख यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की परिभाषा ये कहती है जब समान परिमाण के आवेश, जब समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हों, जब समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, विपरीत चिन्ह के भी हों, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे देख प्लस क्यू, यहाँ पे देख भाई माइनस क्यू। इसका समेशन निकाल दो, समेशन माने समेशन क्यू माने टोटल योगफल निकाल दो, तो प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू कितना? 0। जब आवेश है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल में, टोटल आवेश 0 आ रहा तो प्लस निकालेगा? नहीं निकालेगा भैया। प्लस का है तो निकलेगा, माइनस का है तो आएगा। अब जब आवेश 0 है तो ना आएगा ना जाएगा। समझ रहे हैं ना? समझ गए बात को? प्लस क्यू माइनस क्यू 0 हो गया, तो इससे प्लस नहीं निकलेगा क्योंकि आवेश नहीं पगला है, और जब आवेश नहीं तो प्लस का कहां से निकलेगा? समझ गए बात को? चलिए, गॉस की प्रमेय समझ में आ गई होगी, गॉस का नियम समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। जी लीजिए जल्दी से। अब बढ़ते हैं बाबू तीसरे नियम की ओर। 2 नियम खत्म हुआ, कूलाम का नियम, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तीसरा नियम जो है वो मिलता है आपको चैप्टर नंबर 5 विद्युत चालन में, और ये नियम तो आपने 10 में भी पढ़ रखा होगा। इस नियम का नाम है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ। अब देखो ओम का नियम जो है,
अभी तक दो नियम जो पढ़े, कूलाम का नियम और गॉस कीपर में, ये दोनों में आवेश गति नहीं करता है, आवेश रुका रहता है सन्न मार के, ऐसे एकदम शांति से पड़ा रहता है। लेकिन ओम का नियम ना, ओम का नियम डायनेमिक करंट में आ जाता है, अर्थात गतिज माने आवेश गति करे। और जब आवेश गति करता है ना लल्ला, जब आवेश क्या करता है भैया, गति करता है, तो अलग तरह से बिहेव करता है। तो ओम का नियम जो होता है, जब आवेश नागिन डांस करता हुआ ऐसे ऐसे जाए, उस जगह क्या लगता है, ओम का नियम लगता है। अब ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप दाब सांद्रता में परिवर्तन ना करो। अब यहां पे एक चीज समझो कि भौतिक अवस्था ताप दाब सांद्रता को परिवर्तित ना करने के पीछे कारण क्या होता है। देखो आपको पता होगा कि टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, तापमान बढ़ाओगे, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अब भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हर एक चालक की भी कंडीशन बदल जाती है, वो मतलब प्रतिरोध उसका ज्यादा हो जाता है। तो ओम का नियम कहता है कि ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब सांद्रता आदि में परिवर्तन ना करो। जैसे देख लो ध्यान से, ये कोई तार है, उसे तार नहीं रेखा लग रही है, तो लो बना दिया मैंने इसको तार। क्या बना दिया, तार। अब तो लग रहा है तार ना, तार लग रहा है ना। तो ये किसी तार की भौतिक अवस्था, ताप माने इसको गर्म नहीं करना है, दाब माने दबाना नहीं है, सांद्रता माने इसमें और कुछ मिलाना नहीं है, ठीक है ना। तो यदि किसी तार की भौतिक अवस्था ताप दाब सांद्रता आदि में परिवर्तन ना किया जाए, तो इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर माने वोल्टेज V, इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर से ओम का नियम सुनो, ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ताप दाब सांद्रता आदि में परिवर्तन ना करो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में भाई बात। विभव माने होता विभव, किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और I माने होता है करंट, I मतलब क्या होता है, करंट, और करंट का मतलब होता है धारा। करंट मतलब क्या होता है, धारा। अब धारक मतलब क्या हो गया, I मतलब ये होता है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और लल्लन टाप बात याद कर लो कि B और I दोनों अदिश राशि, दोनों क्या राशि है, अदिश राशि है। धारा अदिश राशि और वोल्टेज भी अदिश राशि है, ठीक है ना। अब देखो मैंने अभी कूलाम के नियम में ही बताया था कि जिसका छोटा सा फार्मूला है कि प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो बराबर लगाए थे कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और वो कांस्टेंट वो आदमी लगाता है जो नियम को खोज करता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे आएगा कांस्टेंट आएगा, और उसको कांस्टेंट को कौन बताएगा, ओम बताएंगे। तो ओम की बताते हैं B प्रोपोर्शनल I, तो B बराबर RI, B बराबर RI, B बराबर री मतलब RI को री कह सकते हो। तो B बराबर क्या हो गया, RI। अब B का मतलब हो गया विभव, B का मतलब हो गया विभव, R का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध, क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। और I का मतलब विद्युत धारा, क्या कहेंगे, विद्युत धारा। समझ गए। R क्या हो गया, प्रतिरोध। E है ओम का नियम, बहुत ही छोटा सा नियम है। एक बात और याद कर लो, प्रतिरोध पे सवाल ई पूछा जाता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। वैसे प्रतिरोध जो देख रहे हो बहुत बड़ा होता है, R बराबर होता है ml/ANE स्क्वायर टाउ, ई होता है। R बराबर ml/ANE स्क्वायर टाउ। टेंशन ना लो, इस सब मैं बता दूंगा। अभी वीडियो 10 दिन बाकी, 10 दिन में खूब मेहनत करेंगे। तो ई रेजिस्टेंस के लिए होता है, रेजिस्टेंस बराबर ml/ANE स्क्वायर टाउ होता है। अब एक बात और पूछी जाती है कि R, B और I के बीच खींचा गया ग्राफ कैसा बनता है। बाबू समझ ले, अगर फिजिक्स में ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, अनुक्रमानुपाती है ना, व्युत्क्रमानुपाती तो नहीं है ना। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा बटा में तो नहीं है। जैसे अभी पढ़े थे कूलाम का नियम, तो यह प्रोपोर्शन 1/r स्क्वायर, ये व्युत्क्रमानुपाती था, उल्टा था। दूरिया को बढ़ाओगे बला घटेगा, दूरिया को घटाओगे बला बढ़ेगा। समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे कहा है I को बढ़ाओगे, धारा को बढ़ाओगे, वोल्टेज बढ़ेगा, और धारा को घटाओगे तो वोल्टेज भी घटेगा। ये है
अनुक्रमानुपाती, और अनुक्रमानुपाती का हमेशा ग्राफ सरल रेखा बनता है। कौन रेखा? सरल रेखा बनता है। तो अगर बी और आई के बीच खींचोगे ग्राफ, ई है आपका वोल्टेज, यहाँ पे लिए आई, यहाँ पे लिए वोल्टेज, तो ग्राफ कैसा बनेगा? सरल रेखा। क्या बनेगा? सरल रेखा। कईयों बार बोर्ड में पूछा गया है कि बी और आई के बीच ग्राफ कैसा बनता है? तो सरल रेखा बनता है। ठीक ना बाबू? तो ओम कनेक्शन समझ में आ गया ना कि किसी भी चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि उस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब शांता में परिवर्तन ना हो। माने परिवर्तन मत करो, जितना वोल्टेज लगाओगे उतनी ही उसी के अनुपात में क्या बहती है? धारा बहती है। ठीक है ना? फिर अगला नियम हम लोग पढ़ते हैं। अगला नियम क्या है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है बाबू, 3 तक हुआ। कूलॉम का नियम, गॉस की प्रमेय और ओम का नियम। चौथा नियम पढ़ेंगे जूल का नियम। किसका नियम? जूल का नियम। बहुत लोग ये पहली बार सुन रहे होंगे कि जूल का नियम क्या होता है। अरे याद करो, स्कूल में पढ़ाया गया होगा जी। जूल का नियम, जूल का नियम क्या कहता है? जूल का नियम क्या कहता है? जूल का नियम ये कहता है कि जब किसी तार में धारा बहती है, जब किसी तार में धारा बहती है, जब किसी तार में धारा बहती है, तो वह धारा, वह विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इसे कहते हैं जूल का नियम। जब किसी तार में क्या होती है कि विद्युत धारा बहती है, जब किसी तार में क्या होता है भैया? विद्युत धारा बहती है, तब विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। यही जूल का है नियम। अबे भाई देखो, तुम मोबाइल बढ़िया से क्या कर रहे हो? चला रहे हो, मोबाइल में लगा दोगे चार्जर, तो धारा बहेगी नहीं बहेगी? कहेगा बहेगी। तो देखो भाई, मोबाइल थोड़ी सी गर्म हो जाती है ना। तो वही तो जूल का नियम बता रहा है कि जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। यही जूल का नियम है। अब जूल के नियम में 2-3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला का है बाबू, देख अठे पढ़ोगे, बी बराबर विभव बराबर W बाई क्यू। सही ना? तो W बराबर हो गया B इंटू क्यू। W बराबर हो गया B इंटू क्यू माने आवेश। अब भैया इधर देख, आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो I बराबर Q बाई टी। अगर Q का मान निकाल लिया तो कहा गया IT, इट आ गया, इट, IT मतलब इट, और इस इट का मान यहां पे रख दिए। तो W बराबर आ गया BIT। क्या आ गया? W बराबर BIT। तो एक नियम ये बन जाता है, W बराबर क्या आ जाता है? BIT आ जाता है। अब एक काम करो, अगर आप लोग क्या करते हो, बी का मान रख देते हो, क्योंकि ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या कहता है कि बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। तो यहीं पे इसको रख दो। देखो यहीं पे क्या रख रहे हैं? बी को रख रहे हैं, और जब बी को रखेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू बराबर आई आर इंटू आई टी। आई आर इंटू आई टी। भाई बी का मान रखो तो आई आर होगा ना, आई आर इंटू आई टी। आई का स्क्वायर, तो W बराबर आई स्क्वायर आर टी। W बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये फार्मूला आ गया। W बराबर VIT, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना? अब देखो, अगर I का मान रख दिया जाए, I बराबर क्या होता है? इसी में से B बटा आर। यदि हम ये रख दें, इधर देखो, यदि हम ये रख दें I बराबर क्या हो जाएगा? यहां से देखो, I बराबर हो जाएगा V बटा आर, B बटा आर। अगर हम I का मान यहाँ पे रख दें, I का मान यहाँ पे रख दें, तो I स्क्वायर है ना जी, तो हो जाएगा W बराबर I स्क्वायर का मतलब B बटा आर पूरे का होल स्क्वायर और आर टी। सही है ना? देखो भाई, आई स्क्वायर का मान रख रहे हो यहां से, तो बी बटा आर, बी बटा आर पूरे होल स्क्वायर इंटू आर टी। तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर आर कटा, आर कटा, और डब्ल्यू बराबर आ गया बी स्क्वायर टी बट्टा आर, बी स्क्वायर टी बट्टा आर। समझ गए भाई? तो ए क्या होता है? ए आपका जूल का नियम होता है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो विद्युत ऊर्जा होती है उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसे ही कहा जाता है जूल का नियम। तो B बराबर W बटा Q, B बराबर W बटा Q, तो W बराबर V इंटू Q। तो W बराबर ए क्यू का मान रख दिए, तो आई टी, तो बी आई टी। ओम्स लॉ के बी बराबर आई आर होता है, आई आर यहाँ पे रख दिए, तो आई आर इंटू आई टी। आई कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर
RT हो जाएगा। और आप जानो कि यदि I बराबर B बटा R रख दें तो W बराबर B अपान R स्क्वायर RT हो जाएगा। B स्क्वायर R स्क्वायर इंटू R इंटू T, R कटा तो B स्क्वायर T बटा R। ठीक, जुड़ नियम खत्म हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब बाबू पढ़ते हैं अगला नियम। अगला नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आप उसको 100% से ज्यादा 101% लगा लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। किसका नियम है? किरचॉफ का नियम। तो पांचवा नियम आपका आता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम आता है, किरचॉफ का नियम आता है। अब देखो किरचॉफ का नियम का होता है भैया, जहां पर ओम का नियम फेल वहां पे चालू हुआ किरचॉफ का नियम। यानी जो सर्किट, जो परिपथ जटिल हो जाते हैं उसको हल करने के लिए अगर ओम का नियम काम नहीं देता है, ओम का नियम काम नहीं देता है, उसके लिए हम किसका नियम लगाते हैं? किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं बाबू? किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किरचॉफ बड़े चालाक आदमी थे। इन्होंने कहा कि भैया जो मैं नियम बना रहा हूं सिर्फ डीसी करंट के लिए, एसी करंट के लिए नहीं है। हमारा बाबू कहेगा सर जी डीसी एसी का होता है। तो भैया देख इधर बताया गया होगा, नहीं बताया गया है? चल देख भैया, करंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी और डीसी, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? इसका हिंदी नाम क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। क्या नाम है? प्रत्यावर्ती धारा नाम है। और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, इसका मतलब होता है दिष्ट धारा। क्या होता है? दिष्ट धारा होता है। तो मेरे प्यारे बाबू एक बात याद रखना कि जब किरचॉफ का नियम आए तो वहां पे दिष्ट धारा लिखना, धारा मत लिखना, क्योंकि किसके लिए होता है? खाली डीसी के लिए होता है, एसी के लिए किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता है। तो एसी का होता है, एसी धारा किसे कहते हैं? वह धारा जो समय के साथ परिमाण और दिशा बदलती हो, वह धारा जो समय के साथ परिमाण और दिशा बदलती हो उसे कहते हैं एसी करंट। नगिनिया डांस करता हुआ ये जाएगा, ठीक है ना? ये क्या है? एसी करंट है। एसी करंट वह होता है, एसी करंट वह धारा जो समय के साथ परिमाण और दिशा दोनों में बदले, वही आपका होता है एसी। और डीसी करंट का होता है कि वह धारा जो समय के साथ ना बदले, परिमाण उसका ना बदले, ई इसका ग्राफ बनता है, ई आपका होता है डीसी। तो मैंने बताया कि जो किरचॉफ का नियम होता है वो डीसी के लिए ही लागू होता है, एसी के लिए लागू नहीं होता। अट्ठे बहुत ही खतरनाक बात पूछी जाती है कि एसी करंट की इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आवृत्ति कितनी होती है? बब्बू बोलेगा 50। क्या बोलेगा? 50। और डीसी कितनी होती है? जब डीसी धमनिया डांस नहीं कर रही है तो उसका कैसे होगा भाई फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी तो वेव में होती है ना, तरंग में फ्रीक्वेंसी होती है। जो नगिनिया डांस करते हुए जाओ उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इसका फ्रीक्वेंसी है नहीं रे, वो सीधे जा रहा है। फ्रीक्वेंसी का हो गई 0। तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी होता है 0। अब जान गए, तुम लोग बन जाओ हीरो। तो दिष्ट धारा के लिए एफ का मान हो गया 0 और एसी का मान हो गया 50। कितना हो गया? 50 हो गया। एसी के लिए जो भारत में यूज करते हैं वो 50 है, सब जगह 50 नहीं लगती, ठीक है ना? इतना होशियार आप हो। तो चलो हम लोग देखते हैं किरचॉफ का नियम क्या कहता है। तो किरचॉफ का नियम किसके लिए है? डीसी के लिए। इतना आपको पता चल गया, मन करना नोट कर लो, रोक के वीडियो हम मिटाते हैं इसको। ठीक, चलो देखो, अब देखो किरचॉफ का 2 नियम होता है। किरचॉफ का 2 नियम होता है। एक नियम होता है, इसको कहते हैं प्रथम नियम। क्या कहते हैं? प्रथम नियम। और अट्ठे का नाम है द्वितीय नियम। वो तो सब जानते, 2 नियम होगा, थे प्रथम अट्ठे द्वितीय। तो प्रथम नियम हो गया और ई आपका हो गया द्वितीय नियम, ठीक है ना? प्रथम नियम और द्वितीय नियम। देखो प्रथम नियम को कहते हैं जंक्शन रूल अर्थात संधि का नियम। क्या कहते हैं? संधि नियम के नाम से भी इसे जानते हैं। किस नियम के नाम से? संधि नियम के नाम से भी इसे जानते हैं। और जो द्वितीय नियम होता है इसे हम कहते हैं लूप का नियम। क्या कहते हैं? लूप का नियम, ठीक है ना? लूप का नियम। इसके बाद इसको कहते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल माने पोटेशियम क्लोराइड, नहीं लल्ला। देखो सब के सब कैपिटल में है। पोटेशियम क्लोराइड में ही स्मॉल में होता है,
ज्यादा चालाक मत बिना करो। देखो पोटेशियम क्लोराइड मत पढ़ो, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ धारा वाला है, और ये किरचॉफ केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, समझ गए ना। तो किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अभी दोनों के नियम बता देते, बहुत इजी है। अब एक बात समझो, अगठे होता है आवेश संरक्षण पर, अगठे होता ऊर्जा संरक्षण पर। कैसे याद निकालोगे, देखो एकदम बहुत ही छोटी सी ट्रिक याद कर लो, छोटी सी क्या याद कर लो, ट्रिक याद कर लो। प्रथम, जैसे कि आपको पता है कि ऊर्जा है और आवेश है, तो बताओ प्रथम माने पहले, अगर दो ये चीज है, एक आवेश है और एक क्या है, ऊर्जा है, तो बताओ अल्फाबेट पढ़े ही होगे, ग्रामर हिंदी वाला। तो प्रथम माने पहले कौन आएगा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ री, समझ गए ना। तो पहले कौन आएगा, छोटा बड़ा, प्रथम में कौन आ रहा है, बड़ा आ, इन दोनों में बड़ा आ है, का है बड़ा आ, और इसमें पहले अक्षर का है, बड़ा ऊ है, तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा बड़ा आ। तो आवेश संरक्षण पे कौन सा नियम आधारित होता है, प्रथम नियम। प्रथम नियम होता है आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। भैया एकदम छप सकता है, पूछ लेता है एक नंबर में कि केसीएल मतलब किरचॉफ का जो करंट लॉ है, प्रथम नियम है, धारा का नियम है, वो किसके संरक्षण पर आधारित है, तो बाबू बोलेगा आवेश के संरक्षण पर आधारित है। यहां तक आए हो तो आवेश के संरक्षण का नियम जान जाओ कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो जो प्रथम नियम है वो किस पे आधारित होता है, आवेश पे आधारित होता है। तो द्वितीय मान दूसरा का कौन आएगा, बड़ा ऊ आएगा, तो ये किस पे आधारित हो जाएगा, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इतना तो कंपलसरी है रे बाबू याद करना, ठीक। प्रथम नियम को बोलते हैं सद्य नियम, इसको बोलते हैं केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। द्वितीय नियम को बोलते हैं लूप का नियम, केबीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है, और ई आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ठीक है ना। अब दोनों नियम पढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है ना, उसके लिए समय नहीं मैं दूंगा, आप वीडियो को रोकिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम मिटाते हैं इसको एकदम। भाई पढ़ो मेहनत से, ठीक है ना, 10 दिन बाकी, खाली 10 दिन, ठीक। अब हम पहले पढ़ेंगे केसीएल लॉ, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ में कहता है किसी भी दिष्ट धारा परिपथ में, किसी भी डीसी के लिए, किसी भी संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योगफल सदैव 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। किसी भी संधि की ओर आने वाली दिष्ट धारा परिपथ लिख देना, किसी भी दिष्ट धारा परिपथ के लिए, किसी भी डीसी करंट के लिए, किसी भी डीसी परिपथ के लिए संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योगफल 0 होता है। यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। देख लेते हैं, मानते हैं आपका जंक्शन पॉइंट O है, यहाँ पे कोई करंट आ रहा है, यहाँ से कोई करंट जा रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, इस पे सवाल भी पूछा जाता है। घबराओ मत, बता देता हूं सवाल कैसे लगाएंगे, टेंशन ना लो, लेकिन हाँ एकदम शिद्दत से लग जाओ पढ़ाई लिखाई में, बस इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो आप लोग भी मेहनत करिएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग आए हो तो आप लोग भी क्या करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और बच्चों को भी बताइएगा कि यहाँ पे भैया 10 दिन पढ़ ले, हो सकता है अब तक तो नहीं पढ़ा लेकिन अब तो पढ़ ले, अब नहीं पढ़ेगा तब कब पढ़ेगा, ठीक है ना। तो सारे अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि इस चैनल पर फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, कोई भी बिना किसी चीज का, और एकदम बेसिक तरीके से, वो भी स्टार्ट से एकदम, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया गया फिर छोड़ दिया गया, पूरा एकदम सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है हर एक चैप्टर, ठीक है ना। देखते हैं, छोड़िए मैं बकवास कर रहा हूँ बिना मतलब का। केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, तो इस जंक्शन पे जो है, ये जंक्शन आपका है, तो इस जंक्शन पे क्या बताता है किरचॉफ का करंट लॉ, कि किसी भी संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का होता भैया 0 होता है। क्या होता है, बीजगणितीय योग 0 होता है। मान लेते हैं धारा I1 है, I मतलब आ रही है, जाए मतलब जा नहीं रही है, I1 आ रही है, मान लो I2 जा रही है, I3 आ रही है, I4 जा रही है,
I5 आ रही है। अब कहोगे सर जी आ रही जा रही आ रही जा रही, अरे भैया सवाल में हो सकता सब लोग आए ही अक्के लोग जाएं, मेरा तो मन था मैंने ले लिया। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल योगफल आएगा धारा का वो कितना हो जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 0। माने जितनी भी धाराएं हैं उनका योगफल 0 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब मेरी एक बात सुनो, बात ये सुनना है कि संध की ओर जो धाराएं आती हैं उनको लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। जो आ रहा है पॉजिटिव, जो जा रहा है निगेटिव। आपके पास पैसा नहीं है, पापा ने 10 रुपया दिया, मम्मी ने 10 रुपया दिया, दीदी ने 10 रुपया दिया, तो पैसा आ रहा है तो आपकी जेब गर्म हो रही, तो पॉजिटिव। समझ रहे ना। उधर आपसे छोटा जो सिस्टर है, भैया पैसा दे दो, उसको दे दिया निकाल के, वो हो गया निगेटिव, पैसा कम हुआ ना। तो भैया सिंपल सी बात समझ जाओ कि धारा आ रही तो पॉजिटिव, जा रही है तो निगेटिव। तो I1 आ रही है तो प्लस I1 दिखाई पड़ रहा ना, प्लस I1। I2 जा रही है माइनस I2। I3 आ रही है तो प्लस I3। I4 जा रही है ना, हाँ, तो माइनस I4। I5 आ रही है तो प्लस I5 बराबर कितना, 0। ये देखो भाई माइनस में है, ये देख भाई माइनस में, दोनों को उधर साइड में कर दे, तो इसका मतलब I1 धन I3 धन I5 इज इक्वल टू I2 धन I4। इससे मतलब क्या निकला कि ये आने वाली धाराएं हैं और ये जाने वाली धाराएं हैं। तो किरचॉफ का पहला नियम ये भी कहता है कि किसी भी संध की ओर आने वाली धाराओं का योगफल, किसी भी संध की ओर आने वाली धाराओं का योगफल संध से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। तो किरचॉफ का पहला नियम आशा करते हैं समझ में आया होगा। केसीएल करंट क्या करता है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। अर्थात संधि की ओर जितनी भी धाराएं आती हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं और जो जाती हैं उनको माइनस में लेते हैं। तो समेशन आई बराबर, जिसका मतलब योगफल होता है बाबू, टोटल योगफल। तो I1 आ रहा है तो पॉजिटिव, I2 जा रहा है तो निगेटिव, I3 आ रहा है तो पॉजिटिव, I4 जा रहा है निगेटिव, I5 आ रहा है तो पॉजिटिव, बराबर कितना, 0। अब ये दोनों को पक्षांतर कर दिए तो I1 धन I3 धन I5 बराबर I2 प्लस I4। समझ रहे ना। तो संध की ओर आने वाली धाराओं का योगफल संध से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। समझ गए इस बात को। तो बच्चों ये वीडियो बहुत ही बड़ी होने वाली है, तो मुझे लगता है कि बड़ी ना करके इसका 2 पार्ट बनाया जाए। तो ये वाला पार्ट आप लोग देखिएगा और इसके जस्ट एक वीडियो और अपलोड होगी, वो पार्ट 2 रहेगा नियम पे, तो उसको देखिएगा। दोनों पार्ट में मिलाकर पूरा नियम खत्म हो जाएगा। समझ रहे ना। और पूरा नियम पढ़ने के बाद आपका समझ लीजिए एक क्वेश्चन तो पक्का तय है जो आएगा। मैंने जितना पढ़ाया उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा आज ही में। समझ रहे ना। तो एकदम 10 दिन तक जितनी वीडियो पढ़े उसको देखिएगा, पेपर से पहले रात भर जग के देखिएगा, पढ़िएगा, तभी भैया आप लोगों को बढ़िया नंबर मिलेगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। इसी उत्साह और उमंग के साथ